साथियों, आज बात करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के बारे में। देखिए, SC/ST एक्ट के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा कि थोड़ी सी किसी से लड़ाई हो जाए, कुछ बात हो जाए, अगर वो व्यक्ति SC है तो तुरंत SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा देता है। तो आज देखते हैं कि ऐसा क्या SC/ST एक्ट में है जो इतनी जल्दी मुकदमा दर्ज हो जाता है। कितना प्रोटेक्शन इस एक्ट के द्वारा SC और ST को मिला हुआ है, किस हद तक उनको संरक्षण दिया गया है। आज ये सब के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस अधिनियम का नाम क्या है, फिर देखेंगे कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया। ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि UPSI 2025 का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन जो है छोटी छोटी चीज़ों से ही आता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो अत्याचार होता है उसका निवारण करने के लिए ये अधिनियम 1989 में बनाया गया था। 1989 यानी कि 1989 में बनाया गया था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो SC और ST के सदस्यों पर, SC और ST के लोगों पर जो अत्याचार होता है उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर जो अत्याचार होता है उसको रोकना इसका मुख्य काम है। इसीलिए इस अधिनियम को बनाया गया। ठीक, लिख लेते हैं, इसका उद्देश्य लिख लेते हैं यहाँ पर। उद्देश्य, SC और ST के सदस्यों पर होने वाले अत्याचार को रोकना। ठीक, पूछ लिया जाता है, इसका उद्देश्य भी एक लाइन में पूछ लिया जाता है कि इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है और ये अधिनियम क्यों बनाया गया। ठीक, इसके बाद एक और नोट यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है, लिख लेना कि नोट है कि भारत गणराज्य की, भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में संसद द्वारा बनाया गया। UPSI वाले खास करके ध्यान रखें इसको। इसमें बताया गया कि भारत के गणराज्य होने के 40वें वर्ष में इस अधिनियम को बनाया गया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो गए, तीन, कि इसका नाम क्या है पूरा, दूसरा है कि इसका उद्देश्य क्या है, और तीसरा है कि ये कब बनाया गया। तो भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में इसको संसद द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, संसद द्वारा बनाया गया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, कुल अध्याय, हर अधिनियम की तरह देख लेंगे कुल अध्याय कितने हैं, तो 5 हैं। और कुल धाराओं की जब बात करेंगे, कुल धाराएं देखेंगे तो 23 हैं, 23। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है आपका, अगर इस एक्ट से क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा, जो मैं स्टार्टिंग में पॉइंट बता रहा हूँ यहीं से आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये बना कब था और ये लागू कब हुआ था। ये दो चीज़ें हम पहले ही पढ़ लेंगे। तो 30 जनवरी 1990 को ये लागू हुआ था और 11 सितंबर
1989 को ये बना था। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बना का मतलब होता है कि किसी अधिनियम को जिस दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, वो डेट मानी जाती है कि वो उस डेट पे बना था। लागू होने का होता है कि जिस दिन गजट हुआ था कि आज से इस अधिनियम का प्रभाव चालू हो गया, उस दिन से वो लागू माना जाता है। तो ये 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था और 11 सितंबर 1989 को ये बना था। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम सेक्शन वाइज समझ लेंगे, जो इसके महत्वपूर्ण सेक्शन है, एक एक करके सारे सेक्शन समझेंगे। सेक्शन इसका फर्स्ट है, जो कि मैंने बताया था, हर एक एक्ट में सेक्शन फर्स्ट 3 चीज़ें बताता है। पहला उसका नाम, दूसरा उसका विस्तार और तीसरा उसका लागू या प्रारंभ। मतलब इसका नाम क्या है, तो ये जो ऊपर दे रखा है ये नाम, यही इसका नाम है। ये मैंने पहले ही लिख दिया आपको, यही इसका पूरा नाम आएगा। विस्तार, तो विस्तार इसका संपूर्ण भारत पे होगा, संपूर्ण भारत पे होगा। प्रारंभ की तिथि मैंने पहले लिखवा दी, 30 जनवरी 1990। ये आपका सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेक्शन फर्स्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 3 चीज़ें पूछी जाती हैं कि इस अधिनियम का नाम क्या है, तो इसका नाम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसका विस्तार कहाँ तक है, तो ये पूरे भारत में लागू होगा। भारत में कहीं भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये लागू हो जाएगा। तीसरा है कि लागू किस तारीख से होगा, तो 30 जनवरी 1990 से लागू होगा। ठीक, इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो हम देखते हैं, सेक्शन 2। सेक्शन 2 जैसे कि हर एक्ट में सेक्शन 2 होता है परिभाषा खंड, वैसे इसमें सेक्शन 2 दे रखा है परिभाषा खंड, परिभाषाएं। ठीक है, निर्वचन खंड भी बोलते हैं इसको, परिभाषा खंड भी बोलते हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो हम एक एक करके देख लेंगे यहाँ पे। तो पहली परिभाषा इन्होंने दे रखी है ए में बताया है कि अत्याचार किसको कहेंगे। ठीक, अत्याचार किसको कहेंगे, इसको डिफाइन जब करने का आएगा तो डिफाइन किया गया धारा 3 में। फिर इसकी नेक्स्ट परिभाषा है BD, अनन्य विशेष न्यायालय। अनन्य विशेष न्यायालय इसकी परिभाषा है। और इसके बाद नेक्स्ट C परिभाषा है इसकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक, इसकी बात करें तो ये दे रखा है धारा 14 के क्लॉज फर्स्ट में, और जब इसकी बात करेंगे तो ये दे रखा है संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 366 के क्लॉज 24 और क्लॉज 25 में। ठीक, फिर नेक्स्ट परिभाषा इसकी आती है ई, विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक, ये दे रखा है धारा 15 में। इतनी परिभाषा है। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे है कि बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी, लेकिन हमको सारी परिभाषाएं इसमें नहीं पढ़नी है। हमको वही परिभाषाएं पढ़नी है जो हमें पेपर में आनी है और पेपर में हमको मिलना है, वही परिभाषाएं पढ़नी है। क्योंकि पूरा एक्ट हमें पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना जरूरी है जो हमारे पेपर में आएगा। अभी ये पोर्शन जो चल रहा है स्टार्टिंग वाला, इस पर ध्यान देना यूपीएसआई वाला, क्योंकि यूपीएसआई का क्वेश्चन यही स्टार्टिंग से ही आएगा। मैं बता दूंगा, अभी टिक कर दूंगा कि क्या क्या आएगा, उसको आप लोग हाईलाइट कर लेना। देखिए, इन्होंने जो पहली परिभाषा दी है, बताया अत्याचार कि क्या क्या काम अत्याचार में आएगा, किस किस को अत्याचार कहेंगे। क्या किसी को गाली देना अत्याचार है, क्या किसी की उसको अपमानित करना अत्याचार है, क्या किसी के ऊपर कुछ फेंकना अत्याचार है, किस चीज़ को अत्याचार मानेंगे, किस चीज़ को अत्याचार नहीं मानेंगे।
तो इन्होंने डिफाइन कर दिया, अपने मन से आप अत्याचार का मतलब नहीं लगाओगे। पहला 3 धारा पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अत्याचार में आती हैं। नेक्स्ट बीडी में बताया अनन्य विशेष न्यायालय, मैंने बताया था कि जितने भी माइनर एक्ट हैं उन सारे माइनर एक्ट के लिए अलग से एक विशेष न्यायालय बनाया जाता है। जैसे पॉक्सो हो गया, SC ST एक्ट हो गया, विद्युत अधिनियम हो गया, जो भी माइनर एक्ट है छोटे छोटे, उन सब के लिए एक विशेष न्यायालय बनाया जाता है और उसी न्यायालय में उसका मामला चलता है। नेक्स्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि SC और ST हम किसको कहेंगे। देखिए SC और ST अधिनियम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर SC और ST होगा कौन, किसको हम SC ST कहेंगे, किसको SC ST नहीं कहेंगे। क्या ये मेरे मन की बात को गरीब है, बहुत ज़्यादा दरिद्र है, उसको SC ST कह देंगे? ऐसा नहीं है। क्या कोई अधिकारी बताएगा कि SC ST कौन है? क्या कोई सरकार बताएगी कि SC ST कौन है? किसको SC ST कहेंगे? तो जब बात आती है कि SC ST कौन होगा तो हमारा निशाना सिर्फ संविधान के ऊपर जाता है और संविधान में एक अनुच्छेद दे रखा है, अनुच्छेद 366 366 का क्लोज 24 और 25 ये बताता है कि SC ST कौन होगा। इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना, UPSI वाले पूछ लिया जाता है कि SC ST अधिनियम में SC ST कौन होगा। तो संविधान के आर्टिकल 366 के क्लोज 25 और 24 में बताया गया कि SC ST कौन होगा। ठीक, इसके बाद आता है विशेष लोक अभियोजक, धारा 15। विशेष लोक अभियोजक कौन होगा? भाई जब विशेष न्यायालय में मामला चलेगा तो उसके लिए विशेष लोक अभियोजक होना चाहिए। तो विशेष लोक अभियोजक किसको बनाया जाएगा? आगे धारा 15 में पढ़ेंगे कि कम से कम जिसको 7 ईयर्स का अनुभव होता है वकालत में अधिवक्ता के रूप में, उसको विशेष लोक अभियोजक बनाया जा सकता है सरकार द्वारा। ठीक है, तो इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। कुछ सेक्शन है, ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा अधिनियम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन प्रोविजन इसके अच्छे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 3 की। देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब आता है सेक्शन 3 का हेडिंग बड़ा अच्छा दे रखा है, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। देखो मैंने बताया था, यही शब्द लिखा है ना ऊपर, यही शब्द लिखा है और यही शब्द को यहाँ पे धारा 3 में मैंने बताया, धारा 3 में बताया क्या, यही बताया अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। किसको अत्याचार कहेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, बड़ा अच्छी चीज़ है कि अत्याचार किसको कहेंगे। तो देखिए SC ST जो एक्ट है उसकी धारा 3 बहुत बड़ी है। धारा 3 इतनी बड़ी है कि दो घंटे लगातार इसको अगर पढ़ा जाए तो 2 घंटे में मुश्किल से समाप्त हो पाएगी, वो भी केवल समाप्त हो पाएगी, समझ में नहीं आएगी। तो इसमें से सारे प्रोविजन हमको नहीं पढ़ने हैं, जो मेन प्रोविजन है जो वास्तव में हमको लगता है कि पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे और उन एक एक प्रोविजन को पढ़ के हम देखेंगे कि क्या क्या अत्याचार में आ सकता है। भाई ऐसा क्या है जो SC और ST के लिए अत्याचार में आएगा। और वास्तव में सही बात तो ये है कि अगर आपने पूरा SC ST एक्ट पढ़ लिया तो SC और ST लोगों से आप 2-4 लाठी की दूरी बना के रखोगे, इतने अच्छे प्रोविजन दे रखे हैं। अभी बढ़ जाते हो, गाली वाली देते हो, लड़ जाते हो, लेकिन जब आपने SC ST एक्ट पढ़ लिया उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं करोगे, इतने अच्छे प्रोविजन दे रखे हैं। तो आइए सेक्शन 3 में देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है, कुछ महत्वपूर्ण आपको बताएंगे। तो देखिए पहला इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति SC या ST के किसी सदस्य के मुंह में ऐसा कोई खाद्य पदार्थ अखाद्य पदार्थ डालता है, मतलब कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति है, उसके मुंह में आप ऐसा कोई पदार्थ ठूंसते हो जो खाने वाला नहीं है या उसको खाने के लिए मजबूर करते हो, जो चीज़ खाने वाली नहीं हो वो उसको खिला रहे हो ज़बरदस्ती, या तो मुंह में ठूस रहे हो या उसको मजबूर कर रहे हो खाने पे, तो आपके ऊपर SC ST लग जाएगा। ये पहला है। दूसरा है कि जहाँ पर वो व्यक्ति आता जाता है, जिस जगह पर जिस स्थान पे SC ST का व्यक्ति आता जाता है, उस स्थान पर आपने मलमूत्र डाल दिया, गंदगी डाल दी, किसी जानवर का मरा हुआ शव डाल दिया, SC ST एक्ट लग जाएगा। सेकंड। थर्ड है
किसी एससी और एसटी के सदस्य को आपने अपमानित कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। चौथा है, किसी एससी एसटी सदस्य को आपने जूतों की माला पहना दी या उसको नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए, उसके कपड़े उतार के घुमा रहे हो, या उसको अर्धनग्न कर दिया, मतलब कमीज उतार दी, पैंट पहने रहा और उसको घुमा रहे हो, तब भी एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। उसके बाद है, आपने उसको बलपूर्वक उसके कपड़े उतरवाए, फिर उसका सिर मुड़वाया, मूछें मुड़वाई और उसके चेहरे पे काली पोतली घुमा रहे हो, एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। उसकी जो भूमि है उसका अधिभोग कर रहे हो आप, मतलब उसको यूज कर रहे हो जबरदस्ती, तब भी एससी एसटी लग जाएगा। या उस पर खेती कर रहे हो, मतलब ज़मीन एससी या एसटी की है, आप उसको जोत रहे हो, आप उसको खोद रहे हो, उस पर कब्जा है आपका है और उस पर खेती कर रहे हो, वो मना कर रहा है फिर भी कर रहे हो, तब भी एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। उसके बाद है, उसकी ज़मीन है उसको आप बेदखल कर रहे हो, या उसके खेत के पास जो नहर है, तालाब है या और कोई सिंचाई का साधन है, उससे आप उसको वंचित कर रहे हो, नहीं सिंचाई नहीं करने देंगे हम, नहर तो मेरे खेत से होकर आती है, तब भी एससी एक्ट लग जाएगा। या उसकी फसल नष्ट कर रहे हो, तब भी एससी या एसटी एक्ट लग जाएगा। या एससी एसटी का कोई व्यक्ति है, उससे आप बेगार करवा रहे हो, बेगार बोले तो बिना पैसे के काम करा रहे हो, काम करा ले रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, बेगार करा रहे हो, या बंधुआ मजदूरी करा रहे हो, या बलात्सम करा रहे हो, ऐसा कोई भी काम अगर करा रहे हो तो भी वो व्यक्ति अगर उसका विरोध करता है तो एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। अगर आपका कोई जानवर मर गया या कोई व्यक्ति मर गया और उससे कह रहे हो कि इसको ले चलो शमशान घाट तक और गड्ढा खोदो चल के उसको दफनाने के लिए, तो भी एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो अगर चाह रहा है जाएगा तो ठीक है, और नहीं जाएगा तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं करोगे कि हाँ भैया चलो चलना है, नहीं करोगे। अगर ज़बरदस्ती की तो एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। उसके बाद एससी एसटी के किसी व्यक्ति को हाथ से कोई कूड़ा उठाने के लिए, कोई गंदगी उठाने के लिए नहीं कहोगे, हाथ से फावड़े आवड़े से तो उठाएगा, हाथ से उठाने के लिए नहीं कहोगे, ऐसा नहीं कहोगे हाथ से साफ करो, नहीं कह सकते हो। नेक्स्ट, एससी एसटी की अगर कोई महिला है उसको आप मंदिर, पूजा स्थल या अन्य किसी जगह पर देवदासी बना के नहीं रखोगे, अगर ऐसा किया तब भी एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। नेक्स्ट, मतदान, देखो बहुत अच्छी चीज़ इसमें आई है कि मतदान के मामले में उसको आप मजबूर नहीं करोगे, ना तो उसको वोट डालने के लिए मजबूर करोगे और ना उसको वोट ना डालने के लिए मजबूर करोगे, ठीक। ना तो उससे ये कहोगे कि चल वोट डाल चल के, और अगर वो वोट डालने जा रहा है तो इससे ये भी नहीं कहोगे कि ना वोट डालने नहीं जाओगे, नहीं कहोगे। ना तो उसको इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए रोकोगे और ना उसको इलेक्शन लड़ने के लिए उकसाओगे, अगर ऐसा किया तो एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। अगर आपने किसी एसटी या एसटी के विरुद्ध कोई तंग करने वाली, झूठी या अन्य कोई लीगल कार्रवाई की, विधिक कार्रवाई की, जैसे मुकदमा दर्ज करा दिए झूठा, तो भी एससी एक्ट लग जाएगा, ठीक है, झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद अगर आपने किसी लोक अधिकारी को, लोक अधिकारी बोले कोई सरकारी ऑफिसर, उससे आपने झूठी सूचना दे दी और ऐसी सूचना से उस अधिकारी ने उस एससी या एसटी के व्यक्ति को उठा लिया, मारा पीटा, और बाद में पता चला कि ये मामला झूठा था, तो एससी एक्ट आप पे लगेगा, अधिकारी छूट जाएगा। जैसे आपने कहा पुलिस से कि ये जो है किसी व्यक्ति को मार के आया है, पुलिस अधिकारी ने ए को उठा लिया, मारा पीटा, बाद में पता चला कि आप झूठ कह के आए थे, तो एससी एसटी एक्ट आपके ऊपर लगेगा, पुलिस वाले के ऊपर नहीं लगेगा। मतलब झूठी शिकायत करने पर अगर उसको कोई अधिकारी चोट पहुंचाता है, क्षति करता है, तो उस क्षति की भरपाई आप करोगे। उसके बाद अगर किसी एससी या एसटी व्यक्ति को लोक स्थान पर अपमानित करते हो, बेइज्जती करते हो उसकी, लोक स्थान मतलब ऐसा कोई स्थान जो पब्लिकली है, जहाँ पे 4 लोग और खड़े हैं, उस स्थान पर उसकी बेइज्जती करते हो, तब भी एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। उसके बाद अगर किसी एससी या एसटी व्यक्ति को जाति सूचक नामों से गाली गलौज देते हो, जैसे जाति के नाम से गाली देते हो उसको,
ऐसे स्थान पे जहाँ 4 लोग और भी खड़े हैं, बेइज्जती हो रही है उसको, तब भी ST एक्ट लग जाएगा। लास्ट है कि अगर किसी SC या ST की किसी वस्तु को, जिस वस्तु को वो धार्मिक मानता है, वस्तु में क्या आएगा, फोटो आएगा, सीनरी आएगी, चलचित्र आएगा, रंग चित्र आएगा, अगर उसको आप तोड़ते हो या हानि पहुंचाते हो या नुकसान करते हो, नष्ट करते हो, तब भी आपके ऊपर ST एक्ट लग जाएगा। जैसे मान लो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उसकी जो उनकी तस्वीर है, उनकी तस्वीर को ये लोग पूजते हैं और आप उसको फाड़ दो, तोड़ दो, नष्ट कर दो, जला दो, तो आपके ऊपर ST एक्ट लग जाएगा। कुल मिलाकर ऐसा कोई भी कार्य करते हो जो SC और ST के सदस्यों को लगता है कि हाँ मेरे लिए गलत है, उस पर आपके ऊपर SC और ST एक्ट में कार्रवाई तय है। इतना अच्छा SC ST एक्ट, ठीक। इसमें दंड भी दे रखे हैं सेक्शन 3 में, लेकिन सेक्शन 4 की बात करते हैं। इसमें सेक्शन 3 में इतना ही है। अब आते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 कहता है कि कर्तव्य के उपेक्षा के लिए दंड। कर्तव्य की उपेक्षा के लिए अगर किसी व्यक्ति का कोई कर्तव्य है और उस कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसके लिए दंड कितना होगा। उसके लिए दंड है 6 माह से लेकर के 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है उसको, ठीक, क्लियर है। ये सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 के बाद हम देखेंगे सेक्शन 7। बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं है इसमें, जो मेन है वही हम बताएंगे, उसके बाद ज़्यादा नहीं बताएंगे। सेक्शन 7 में बताया कुछ मामलों में संपत्ति का समर्पण, कुछ मामलों में संपत्ति का संपहरण। संपहरण मतलब होता है जब्त करना। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें संपत्ति जब्त की जा सकती है। अब न्यायालय ने क्या करा, न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंड दिया, कारावास दिया, जुर्माना दिया, और उसको लगा कि इसकी संपत्ति भी जब्त करनी चाहिए, तो वो संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दे सकता है, ठीक है। सुना था जिंदगी इम्तिहान लेती है, सुना था जिंदगी इम्तिहान लेती है। यहाँ तो इम्तिहानों ने पूरी ज़िंदगी ले ली। वही गाना गाओगे लास्ट में जाके, जब कुछ नहीं होगा तब यही गाना गाओगे, क्योंकि इम्तिहान देते देते निकलेगा ही नहीं कोई। तब यही कहोगे कि सुना था ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन हमारी तो इम्तिहानों ने ज़िंदगी ले ली, इसलिए चुपचाप बैठ के पढ़ लो, शांति से ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो कुछ ऐसे मामले हैं जिन मामलों में न्यायालय क्या करेगा, संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दे देगा, सेक्शन 7। इसके बाद है सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या है, विशेष न्यायालय। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और ये पेपर में आएगा, विशेष न्यायालय। इसके बाद है सेक्शन 15। चलो 14A भी करा देते हैं। सेक्शन 14A क्या है, अपील। फिर आता है सेक्शन 15, विशेष लोक अभियोजक, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट बचता है, इतना ही है, ज़्यादा नहीं, इतना ही पढ़ाएंगे। 15 ही सेक्शन आने वाले हैं, 15 ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अब देखो एक एक करके समझ लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि कुछ मामलों में न्यायालय संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी दे सकता है। सेक्शन 14 विशेष न्यायालय क्या होगा। अब ये मैंने यहाँ पे ही आपको बताया था कि विशेष न्यायालय क्या होगा। जो माइनर एक्ट होते हैं उनके ट्रायल के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है और उस कोर्ट को विशेष न्यायालय कहते हैं। तो ये विशेष न्यायालय कैसे बनाए जाएंगे, इस अधिनियम में बताया गया कि कोई भी राज्य सरकार, इसको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये आएगा, कोई भी राज्य सरकार प्लस हाई कोर्ट के, उस हाई कोर्ट के परामर्श से
राज्य सरकार हाई कोर्ट से सलाह करेगी कि देखिए भाई इस ज़िले में, जैसे मान लो कि सपोज दैट बरेली में SC ST के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। तो हाईकोर्ट के परामर्श से उस राज्य सरकार एक विशेष न्यायालय बना देगी, ठीक। लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि यार एक नया न्यायालय बनाने की आवश्यकता है, तो क्या करेगी, उसी जिले के सेशन न्यायाधीश को ये पावर दे देगी कि आप SC ST एक्ट के मामलों को हैंडल करो, नया न्यायालय नहीं बनाएगी। उसी सेशन को परमिशन दे देगी कि आप ही SC ST के मामले को निस्तारण कीजिए, ठीक। उसके बाद आता है अपील। अब इसकी अपील कहाँ होगी, तो इसकी देखो अपील होती है हाई कोर्ट में। अपील का टाइम खूब याद रखना, 90 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर अपील होगी। लेकिन अगर युक्त कारण है, जैसे कोई बीमार हो गया, कोरोना आ गया, ऐसा कोई रीजनेबल कारण है, तो 180 दिन तक इसको बढ़ाया जा सकता है समय को। 180 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो। सामान्य जो समय है वो 90 दिन का है, लेकिन अगर रीजनेबल कारण देते हो तो ये 180 दिन का हो सकता है। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक कौन होगा, तो विशेष लोक अभियोजक किसको बनाया जाएगा, जो कम से कम 7 वर्ष तक का अनुभव विधि व्यवसाय में ले चुका है, विधि व्यवसाय में ले चुका है। ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 7 वर्ष तक का अनुभव विधि व्यवसाय में ले चुका है, उसको विशेष लोक अभियोजक बनाया जा सकता है। तो देखिए अब मैं बता दूं, हाईलाइट कर दूं कि क्या क्या UPSI में आने के लायक है। देखिए सबसे पहले तो UPSI वाले इसको ध्यान रखें, कुल अध्याय और कुल धाराएं कितनी हैं। दूसरा, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, क्यों ये बनाया गया, कब बनाया गया, 44वें गणराज्य वर्ष में बनाया गया, पूरा नाम, कब ये बनाया गया, इसकी डेट क्या है, कब लागू होने की डेट है, कहाँ कहाँ ये लागू होता है, संपूर्ण भारत पे लागू होता है, अत्याचार की परिभाषा कहाँ दे रखी है, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति की परिभाषा कहाँ दे रखी है। उसके बाद इसमें दंड का क्या प्रावधान है, कितना दंड दिया जाएगा सेक्शन 4 में। विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करेगा, कैसे करेगा, अपील के लिए कितना समय निर्धारित है, लोक अभियोजक कैसे बनाया जाएगा। इतने क्वेश्चन अगर UPSI वाले बच्चे याद कर लें तो इतने क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये लास्ट लिमिट है सेक्शंस की जो पेपर में आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्ट के साथ, और अगली जो वीडियो होगी मेरी वो शेड्यूल्स पर होगी। संविधान के जो शेड्यूल्स दे रखे हैं, अनुसूची, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण दृष्टि से देखे जाते हैं, चाहे वो IAS का हो और चाहे एक 4th क्लास का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में लगभग जो है शेड्यूल्स आते हैं। तो अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक इसको रिवाइज़ कीजिए।